और इस वक्त हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं एक साइबर विशेषज्ञ। आइए करते हैं उनसे बात। डीप फेक एक ऐसा शब्द है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि ये डीप फेक वीडियो है, इस पर विश्वास ना करें, तो एक नेगेटिव सी सोच भी दिमाग में आती है। लेकिन डीप फेक के माध्यम से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनके पीछे के सच को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, जो सरकार की विभिन्न समितियों में भी आप लगातार उनके साथ मिलकर काम करते आ रहे हैं, और साथ ही बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर भटनागर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर भटनागर, आज हम डीप फेक की बात कर रहे हैं। डीप फेक का सच क्या है? जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डेटा सेट्स, दूसरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs कहते हैं, उसके बाद एक एल्गोरिदम जिससे उसको फाइनल डिसीजन ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम एक बहुत सारा डेटा कुछ डिसीजंस के साथ एक सिस्टम में डाल देते हैं ताकि वो खुद काम कर पाए। आपने मेरे फेस को मल्टीपल एंगल से ले लिया और उस तरीके से डेटा सेट क्रिएट कर दिया। मेरी वॉइस को, मेरे साउंड को, मेरे मेथड्स ऑफ टॉकिंग को या मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को, इन सबको इतनी तरीके से डेटा सेट में क्रिएट कर दिया। तो जैसे पहले किसी ज़माने में मेरे फोटो पे किसी और की पिक्चर लगा दी जाती थी, उस तरह से हम फेक करने की कोशिश करते थे। मैं वो बड़ी तेज़ी से पहचान लिया जाता था ताकि वो किसी की फोटो किसी और के ऊपर लगा दी गई है। आजकल भी कार्टून्स वगैरह में देखते हैं इस तरीके का एक फनी अंदाज में इसको अपनाया जाता है। मगर इसमें हमने डेटा सेट क्रिएट कर दिया उसी फोटोग्राफ का, उसी पिक्चर का, और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उससे जो बुलवाना चाहते हैं उसी की वॉइस में, उसी के चेहरे के साथ दिखाई दे जाएगा। तो उसको आइडेंटिफाई करना कि ये फेक है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, तभी तो फ्रॉड्स होते हैं। और हमने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू उसके अंदर अपने एल्गोरिदम से उसके साथ एक स्टोरी ऐड कर दी कि कोई कह रहा है हाय मेरा बच्चा जो है किडनैप हो गया है, या मेरे घर में दिक्कत हो रही, प्लीज़ ये कर दीजिए। या कोई बहुत बड़ा आदमी कह रहा है कि ये चीज़ हो गई है, आप ये करिए ना, और वो फ्रॉड है। और पब्लिक अगर किसी एक सेलिब्रिटी के फेस के साथ कुछ ऐसी चीज़ सुनती है तो उसे लगता है अरे ये तो वो कह रहे हैं। जी, अभी हमने प्रोग्राम में कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के वीडियोस दिखाए हैं। हाँ जी। कि ये असली है और ये नकली है, यानी ये कहीं और खड़े होकर इसी तरीके से कहीं भाषण दे रहे थे, लेकिन जब फेक वीडियो हमारे सामने आया तो उस फेक वीडियो में वही जगह है, वही भाषण है, आवाज़ में कुछ और बोला जा रहा है। पहचानने के भी तो तरीके होते हैं ना? पहचानने के तरीके, क्योंकि हम जितना ज़्यादा एल्गोरिदम को और डेटा सेट को बेटर करेंगे उतना डिफिकल्ट होता चला जाएगा। परफेक्शन उतनी ज़्यादा आती रहेगी तो आपको फेक है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे फेस एक्सप्रेशन है, कई बार हो सकता है कि आईज ब्लिंक ना कर रही हो, ठीक है, होंठ सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कुछ बोल रहा हूँ मैं होंठ अलग तरीके से हिल रहे हैं। कई बार बात करते करते आप रुक रहे हैं, स्टैमर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखें कि भाई ऋषि ऐसे तो नहीं बोलता, और जैसे जैसे एल्गोरिदम और बेटर होते चले जाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स और कम होती जाएंगी, मतलब फेक को पकड़ना और मुश्किल होता चला जाएगा। कुछ टूल्स भी होते होंगे जिसमें फेक को पहचानना जाए। फेक को पहचानने कुछ टूल्स पहले तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, मगर अब उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करना पड़ेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फेक है या नहीं। क्योंकि आज की तारीख में जो वॉइस रिकग्निशन है या फेस रिकग्निशन है, अब वो हमने उसी के फेस को ही करके पिक्चर बनाई है ना। मतलब अगर आप पर्सनालिटी ले लें तो प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं, या कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, या अमिताभ बच्चन जी हो सकते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी, क्योंकि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स वैसे ही अवेलेबल हैं। आपने उन सभी पिक्चर्स को डेटा सेट में डाल दिया तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा है, तो परफेक्शन उतनी अच्छी आ जाएगी, है ना। कॉमन सेंस ज़्यादा ज़रूरत है उसकी इस समय पे, जिसको आप यूज़ करें। हाँ, एक मेरे हिसाब से देखिए 2-3 चीज़ें मैं कई बार दिमाग में कई फोरम्स पे डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को। आज की तारीख में अवेयरनेस ही सबसे कम है ना। तो आपके पास वीडियो कॉल आई, जैसे वीडियो कॉल में आप ही का कोई फैमिली का आदमी कह रहा है कि अरे भैया वो ना मैं वहाँ फंस गया हूँ, वो पैसे भिजवा दीजिए, और आपने पैसे भेज दिए। तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस वही होनी चाहिए कि आप वापस कॉल बैक करके एक बार चेक कर लीजिए कि क्या उसी नंबर से फोन था या आपका बेटा ही कहीं बोल रहा है। हाँ, एंग्जाइटी में या ओवर प्रेशर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। मैं कहता हूँ ये तो रूल बना लेना चाहिए कि जो है, अब मैं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, चाहे वो मैं कितने ही पैसे की कर रहा हूँ। और इस डीप फेक वीडियोस का भी एक ही लक्ष्य होता है कि आपसे पैसा हथियाया जाए। लेकिन ये अगले किस लेवल्स को टच करता नजर आ रहा है इस वक्त? मतलब देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो मैक्सिमम है ही,
मगर इसका एक नेक्स्ट लेवल जो है वो किडनैपिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी है। क्या है कि आज की तारीख में मतलब इट वाज रियली सरप्राइजिंग, मेरे को एक फ्रॉड पता चला जिसमें आपने किसी को इन्फ्लुएंस किया कि वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, कि आप मतलब इट वाज नॉट ओनली मनी बट इट वाज एन इमोशनल ब्लैकमेल कि फैमिली में एक लेडी कह रही है जो कि उसकी फैमिली की है, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, एंड दैट पर्सन गॉट रेडी टू डू इट। मगर एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसे रोका कैसे जाए, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि एक तो अवेयरनेस है, मगर उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज आप एक डीप फेक या साइबर क्राइम करने वाले को पकड़ेंगे कैसे, और पकड़ेंगे तो आपके लीगल लॉज क्या हैं ताकि आप उसे पनिश कर सकें। यहीं पर हम कमज़ोर पड़ते नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये एक ज्योग्राफी रिलेटेड नहीं है। आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, आपके घर में चोरी हुई, आप थाने गए तो वो थाने वाला कहेगा ये हमारे इलाके में नहीं आता, आप उस इलाके में चले जाइए। यहाँ तो आप साइबर की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है देशों की, हाँ जी, कोई कहीं बैठ के दुनिया में कहीं बैठ के आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इस लेवल पे यूनाइटेड नेशंस को ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप साइबर क्राइम्स को करेक्ट कर पाएं। इसमें कंट्रीज को साथ काम करना पड़ेगा ताकि अगर आप किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो आप उसको क्या सजा देंगे। लेकिन डॉक्टर भटनागर, जैसे आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, तो एक होता है ना, एक टेक्नोलॉजी आई और उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ किया गया, तो उसको भी बचाने के लिए टेक्नोलॉजी आती होगी। अब अगर हम डीप फेक की बात करते हैं तो डीप फेक को कैसे पहचाने? आपने कहा कि जैसे एल्गोरिदम्स अच्छे होते जाएंगे आपके लिए डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता जाएगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब चाहे हम चैट जीपीटी की बात करें या ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करें जो एआई का यूज़ करते हैं, कि अब एआई के ही ऐसे टूल्स भी बनने शुरू हो जाएंगे या हो गए हैं जो इनको डिटेक्ट भी कर पाएंगे, उतनी एक्सपर्टीज के साथ कर पाएंगे। हाँ, तो जब शुरुआत में हेलमेट आने लगे थे तो हेलमेट लगते थे, अब बाद में ये हुआ कि हेलमेट पे आईएसआई मार्क होगा तभी वो हेलमेट अच्छा माना जाएगा। सही है ना। इसका मतलब है हमें एक लेवल के बाद स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को लाना पड़ता है। आज मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के कई कंसेप्ट्स में हमें रेगुलेशंस को लाने की जरूरत है और एथिकल एंड ट्रस्टवर्दी एआई को हमें करना पड़ेगा। इसके लिए कमेटीज बन चुकी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है ताकि हम जो है एथिकल एआई को प्रोड्यूस कर सकें, है ना। मैं एक तो लीगल परफॉर्मेंस होनी चाहिए ताकि आपके अंदर एक डर हो, एक स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब मैडम क्यूरी ने रेडियम निकाला होगा तो वो हिरोशिमा नागासाकी तो शायद नहीं चाहती थी। बिल्कुल ठीक है ना, वो तो नहीं चाहती होंगी, मगर हिरोशिमा नागासाकी हुआ, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो लोगों का दिमाग उसका अलग तरीके से भी चलेगा, आप उसे रोक नहीं सकते, मिसयूज की तरफ चलेगा। और मिसयूज के लिए अब फिर आपने जो है कुछ रूल्स इंटरनेशनल लेवल पे बनाने शुरू करे, आपको ऑडिट कराने पड़ेंगे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, इस तरह से इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह बनेगी, इत्यादि सब, है ना, ये सब चीजें होती। अब हमारे पास ये टाइम है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज ग्लोबली इम्पैक्ट कर सकती है। This AI transforms a kid's photo into a personalized storybook parents will pay for. Here's how it works. Just go to the AI Design Agent section and click on Personalized Storybook. You'll be asked to enter a few simple details: your child's name, age, उसके ऊपर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप इसके अंदर नेक्स्ट लेवल पे सोचते जाएं तो मे बी कि आज से 10 साल बाद या आज से 15 साल बाद हमारा ये पॉडकास्ट मून और अर्थ और मार्स पे हो रहा हो, है ना। फ्यूचर टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाएगी बिल्कुल। कि जिस तरह से आज हम अमेरिका जाने की सोचते हैं, बॉम्बे जाने की सोचते हैं, मून जाने के लिए वेकेशन करेंगे। जब हमारे वही बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक इतना वेरीड क्षेत्र है जो एक साथ इतना तेजी से विकसित होता है। और उस संदर्भ में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम कह रहे हैं कि अभी नेसेंट स्टेज में है, अभी तो इसे बहुत ग्रो करना है। आज ही अगर हम डीप फेक जैसी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो आने वाले वक्त के लिए फिर एक आम आदमी को अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए? मेरे को लगता है कि एक तो जिस तरह से मैं कहता हूँ कोविड के टाइम पे सबको हमें इंजेक्शन लगवाने थे, वैक्सीन लगवानी थी, तो एक मास प्रोग्राम हुआ था, अवेयरनेस कैंपेन, और ड्राइव की गई थी, बिल्कुल, है ना। मेरे को लगता है कि शायद ये कोविड जैसी स्थिति है, मतलब इसमें हो सकता है आदमी मर नहीं रहा हो, मगर जिस लेवल के फ्रॉड्स, जिस लेवल का काम हो रहा है, ये एक अलार्मिंग स्टेज पे हम जा सकते हैं और इसके लिए एक लार्ज स्केल अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि और वैक्सीन बनाने की भी, और जो वैक्सीन है वो रेगुलेशंस, लॉज हैं,
और अवेयरनेस करानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अवेयरनेस मेरे को लगता है हर व्यक्ति को अपने स्तर पर शुरू कर देना चाहिए। और साइबर अलर्ट प्रोग्राम का भी यही एक मकसद है, ताकि जन जन तक पहुंचे ये संदेश कि आपको साइबर खतरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर कोई ये सोचता हो कि हम टेक्नोलॉजी को रोक पाएंगे या हम डिले कर पाएंगे तो गलत है। टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें ही प्रिपेयर करना है। और ये सही वक्त है जब हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। सतर्क रहना, सजग रहना इसी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भटनागर, ये तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।